हेलो एंड वेलकम टाइम्स नाउ नव भारत देख रहे हैं आप। फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन लेकर हाजिर है हम। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो अगले 1 घंटे तक फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन देखते रहिए। ये बुलेटिन देखना इसलिए जरूरी है श्वेता, क्योंकि तमाम खबरें आपको घर बैठे पता चल जाती है, वो खबर जो आपके लिए जाना बेहद जरूरी है। इस बुलेटिन को आपने देख लिया तो अखबार पढ़ने की भी आपको बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कल की बड़ी खबरें कौन सी थी, आज कौन कौन सी बड़ी खबरें जिस पर नजर रहने वाली है, सब कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ श्वेता, क्योंकि बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर कल देखने को मिला। नीतीश कुमार ने आरजेडी से नाता तोड़कर बीजेपी के साथ नई सरकार के लिए शपथ ग्रहण किया। बिल्कुल, और आज नई कैबिनेट की पहली बैठक होनी है। खबर ये मिल रही है सुबह 11:30 बजे आज मीटिंग होनी है। कल नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। पहले तो सुबह वो पहुंचे राज्यपाल के पास, उन्होंने इस्तीफा सौंपा और शाम होते होते तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई और उन्होंने नई सरकार बनाई है। नीतीश ने पीएम मोदी का आभार भी जताया है। तेजस्वी बोले कि खेला तो अब शुरू हुआ है। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूँ। बिहार में बड़ी सियासी उलटफेर के बाद आखिरकार नीतीश कुमार ने आरजेडी से गठबंधन तोड़ बीजेपी के साथ सरकार बना ली है। 9 मंत्रियों के साथ शपथ के बाद नई सरकार की आज सुबह 11:30 बजे कैबिनेट की बैठक होनी है, जिसमें बिहार को लेकर नए और अहम फैसले लिए जा सकते हैं। बीजेपी के साथ सरकार बनाने के बाद नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया। उन्हें अब जाकर मुक्ति मिली है और जहां थे वहीं फिर आ गए हैं। मुक्ति मिल गई, जहाँ थे वहीं फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं। नीतीश ने पलटने का जो दांव खेला, उससे आग बबूला हुई आरजेडी ने भी चेतावनी दी है कि बिहार में अब खेला शुरू होगा। एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूँ कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। तेजस्वी की माने तो जो वो कहते हैं वो जरूर करते हैं। उनका इशारा भी लोकसभा चुनाव को लेकर है। अब नफा नुकसान लोकसभा चुनाव में ही होना है। अब देखना यही होगा कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर कौन किसे नुकसान पहुंचाएगा। श्वेता, वैसे तो नीतीश एनडीए में शामिल हुए हैं, लेकिन उनके एनडीए में शामिल होने के बाद इंडिया गठबंधन को एक बड़ा धक्का लगा है। अब देखिए, बीजेपी जो प्लान कर रही थी लोकसभा में 400 सीट अपने लाने की, उसके मिशन पे तो वो जुट गई है। और बिहार में कह सकते हैं कि एनडीए में शामिल होने के बाद नीतीश कुमार के मजबूती भी एनडीए को मिलेगी जाहिर तौर पर। और बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि अब नीतीश के एनडीए में शामिल होने से पिछड़ा वर्ग के वोटों का फायदा लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिलेगा। और साथ ही साथ इंडी गठबंधन में क्योंकि नीतीश उन कई बैठकों में भी शामिल रहे, तो अंदर के जो सीक्रेट्स हैं वो भी अब बीजेपी को पता चल जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। नीतीश के इंडी गठबंधन से अलग होकर एनडीए में शामिल होने के फैसले का इंडिया और बीजेपी दोनों खेमों पर बड़ा असर होगा। बीजेपी लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार के साथ आने से फायदा होने की उम्मीद कर रही है। बीजेपी ने इस बार लोकसभा चुनाव में 400 का टारगेट रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 के टारगेट के लिए पीडीए तैयार किया है, यानी पिछड़ा, दलित और अगड़ा। अब कैलकुलेशन की बात करें तो कुल 543 लोकसभा सीटें हैं। अगड़ा वर्ग के प्रभाव वाली कुल 412 सीटें हैं। अनुसूचित जाति के प्रभाव वाली 84 सीटें हैं और अनुसूचित जनजाति के प्रभाव वाली 47 सीटें हैं। मोदी की टीम में पिछड़े के लिए नीतीश कुमार आ गए हैं। दलित वोट के लिए बीजेपी लगातार काम कर रही है और अगड़ा भी राम का नाम लेकर बीजेपी के साथ खड़ा हो गया है, जो मिशन 400 को पूरा करेगा। लेकिन ये तय है कि नीतीश के एनडीए में आने से इंडी अलायंस जरूर बिखर गया है। जहां तक इंडी अलायंस का सवाल है, हम पहले भी मानते थे कि यह अनहोली अलायंस, ये अनसाइंटिफिक अलायंस, ये अलायंस चलने वाला नहीं है। और ये जो इंडी अलायंस है, ये कंसेप्चुअली फेल कर चुका है। इंडी अलायंस का दरकना शुरू हो गया है। भले ही कांग्रेस इसे बड़ा असर बताने से हिचक रही हो, लेकिन इंडी अलायंस को बड़ा नुकसान तो पहुंचा ही है। कोई असर पड़ने वाला नहीं है इंडिया गठबंधन पर, कोई असर नहीं है। ऐसे तो ये जाने जाते हैं और ये गिरगिटों को कड़ा टक्कर देने में माहिर हैं।
राजनीतिक रंग बदलते रहते हैं, पर ये असली सूत्रधार तो दिल्ली में बैठे हुए हैं। प्रोड्यूसर डायरेक्टर दिल्ली में है, मेन एक्टर पटना में है। क्यों ये हुआ है, सारा ड्रामा क्यों रचा गया है? क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा की सफलता से बौखलाए गए हैं। नीतीश का एनडीए के साथ जाना तो इसकी शुरुआत भर है। इंडी गठबंधन के लिए बंगाल पंजाब में भी हाल बुरा है। वहीं बीजेपी जिस तरह से आगे बढ़ रही है, उससे मोदी के लिए 400 प्लस के आंकड़े को छूना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो इंडी गठबंधन के मौजूदा हालात पर अलग अलग रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इस पर चुटकी ली है और जब मीडिया से वो बात कर रहे थे श्वेता, तो उन्होंने बिल्कुल शायराना अंदाज में तंज भी कसा इंडी गठबंधन पर। बिल्कुल मौका मिल गया है और हो भी क्यों ना, क्योंकि इतने दिनों से इनकी गठबंधन की जब बैठकें चल रही थी तब भी बीजेपी कटाक्ष कर रही थी। सीएम खट्टर ने ये कहा है कि इंडी गठबंधन के अब तक के जो भी फॉर्मूले हैं वो फेल हुए हैं, आगे भी इंडी गठबंधन फेल ही साबित होगा। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको बताइए। दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, तो इनका क्या कोई भरोसा नहीं है। ना बनाने वाले को समझ होती है कि हाँ मुझे क्या करना है, ना अंदर आने वालों को समझ में होती है। एक आता है, दो छोड़ जाते हैं, दो आते हैं, तीन छोड़ जाते हैं। तो इनका सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। आज तक के प्रयोग सारे इनके फेल हुए, आगे भी कुछ सफलता मिलने वाली है। और देखिए किस तरीके से रिएक्शंस तमाम सामने आ रहे हैं। लेकिन इस बीच बिहार में जो सियासी उठापटक रही, उस बीच लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि खबर यह है कि ईडी ने आज लालू यादव को तो कल तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुलाया। और पिछली पूछताछ में शामिल होने के लिए दोनों नहीं पहुंचे थे, जिसके बाद ईडी ने फिर से जो पटना का ईडी दफ्तर है वहां पर दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया है। रिपोर्ट देखिए। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी ने लालू यादव को 29 जनवरी यानी आज, जबकि तेजस्वी यादव को 30 जनवरी यानी कल पूछताछ के लिए ईडी के पटना ऑफिस में बुलाया है। ईडी ने पिछली बार लालू यादव और तेजस्वी यादव को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन दोनों ही पूछताछ में नहीं पहुंचे थे। अब एक बार फिर नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। लालू यादव पर आरोप है कि उनके रेल मंत्री रहने के दौरान साल 2004 से 2009 के बीच बिहार के कई लोगों से जमीन लेकर बदले में रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी दी। इस मामले में सीबीआई ने भी जांच कर कोर्ट में 3 चार्जशीट दाखिल की। इसके बाद सीबीआई जांच को आधार बनाकर ईडी इसकी जांच कर रही है। ईडी की चार्जशीट में लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती समेत कई लोगों के नाम हैं। तो श्वेता, बिहार में सियासी सरगर्मियों के साथ साथ लालू परिवार की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन इन सबके बीच राहुल गांधी जो अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, वो कटिहार के रास्ते आज बिहार पहुंचने वाली है। सबसे हंसी इस बात पर आ रही है कि देखिए कांग्रेस ने पहले न्याय यात्रा के लिए नीतीश कुमार को न्योता दिया था। बंगाल में न्योता नहीं मिला, इसलिए ममता बनर्जी नाराज थी। यहाँ तो न्योता दे दिया, लेकिन अब तो खेला ही कर दिया नीतीश बाबू। अब आगे क्या होगा, रिपोर्ट देखिए इस बार। राहुल गांधी जी को आत्मचिंतन करना चाहिए। बिहार में कांग्रेस न्याय यात्रा की तैयारी कर रही थी। 24 का फॉर्मूला सेट किया जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही बिहार में बड़ा खेला हो गया। नीतीश कुमार पलटी मार गए, बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। जो अपना राजनीतिक रंग हर समय बदलते रहते हैं वक्त के अनुसार, इनसे और बड़ा अवसरवादी नेता मैंने नहीं देखा है मेरे लंबे राजनीतिक जीवन में। तो वहीं जेडीयू कह रही है कि राहुल को आत्मचिंतन की जरूरत है। राहुल गांधी जी को आत्मचिंतन करना चाहिए कि रणनीति में चूक कहाँ है कि जहां हम जाते हैं वहां सहयोगी दरकिनार होने लगते हैं। बता दें कि कांग्रेस की न्याय यात्रा आज बिहार में प्रवेश करेगी। सीमांचल की 4 सीट किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, सासाराम को राहुल इस यात्रा में कवर करेंगे। किशनगंज के रास्ते प्रवेश करने वाली यात्रा 30 जनवरी को पूर्णिया पहुंचेगी, जहां राहुल गांधी एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद 31 जनवरी को कटिहार में रैली होगी और 1 फरवरी को अररिया होते हुए यात्रा झारखंड में प्रवेश करेगी। बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 में एकमात्र सीट किशनगंज की थी, जहां कांग्रेस ने एनडीए को परास्त कर अपनी हुकूमत बरकरार रखी। लेकिन बिहार में सत्ता बदलते ही कांग्रेस की टेंशन और बढ़ गई है। कश्मीर के सांबा से जहां आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है पेट्रोल पंप में आग लगी थी। आग कैसे लगी, कितना नुकसान हुआ, रिपोर्ट में आपको बता दें।
सांबा के राजपुरा में आग का तांडव देखने को मिला। यहाँ इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर टैंकर खाली करते समय अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि लपटें काफी दूर से दिखाई दे रही थी। जम्मू कश्मीर में आग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पेट्रोल पंप का दफ्तर और 2 टैंकर आग की चपेट में आकर खाक हो गए। आग इतनी तेजी से फैली कि पेट्रोल पंप पर मौजूद कर्मी अग्निशामक सिलेंडर का भी इस्तेमाल नहीं कर पाए। दमकल की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि पेट्रोल पंप पर तेल से भरे टैंक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। अगर तेल से भरे टैंकरों को आग लगी तो यकीनन बड़ा नुकसान हो सकता था। हालांकि आग लगने की वजह के बारे में अभी तक नहीं पता चल सका है। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। और देखिए, एएसआई सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद ज्ञानव्यापी का मुद्दा जो है ना श्वेता, वो फिर से गरमा गया है। दरअसल जो सबूत एएसआई की रिपोर्ट द्वारा पेश किए गए हैं उसमें अब वीएचपी ने मुस्लिम पक्ष से ये मांग की है कि इस सबूतों के आधार पर जो है उस परिसर को खाली कर दे और जगह हिंदुओं को सौंप दी जाए। हालांकि पूरा मामला भी कोर्ट के अधीन है, लेकिन वीएचपी की इस अपील पर सियासत गरमा सकती है। देखिए रिपोर्ट आप। ज्ञानवापी पर एएसआई सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद विश्व हिंदू परिषद का बड़ा बयान सामने आया है। वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने अपील की है कि मुस्लिम पक्ष को ज्ञानवापी परिसर खाली कर देना चाहिए और उसे हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। हम इंतजामिया कमेटी से भी आग्रह करते कि सब प्रमाण सामने आने के बाद अब यह अच्छा होगा कि वह स्वयं इस बात को कहें कि वह इस मस्जिद को किसी दूसरे स्थान पर, उपयुक्त स्थान पर आदर पूर्वक स्थानांतरित करने के लिए तैयार हैं और यह जगह हिंदुओं को सौंप देंगे। ज्ञानवापी पर वीएचपी का समर्थन मिलने के बाद इसकी लड़ाई लड़ रहे सोहनलाल आर्य और सीता साहू ने कहा कि इससे उनके आंदोलन को और बल मिलेगा। यह वास्तव में यह एक जन आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। देश के जितने भी सामाजिक संगठन है वह भी इनको मुखर होकर बोलने लगे हैं। माननीय विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय आलोक कुमार जो बयान दिए हैं उस बयान का हम स्वागत करते हैं। अगर विश्व हिंदू परिषद हमारे साथ खड़ा है, हम लोग को बल मिल रहा है उससे भी, और हम लोग सत्य के साथ है तो सत्य की जीत होती ही है, तो होगी ही। और उनका अगर बल मिल रहा है तो हम लोग को और भी बहुत, हम लोग उससे और उत्साह। ज्ञानवापी पर एएसआई की रिपोर्ट के बाद सीएम योगी ने भी कहा कि हमें इतिहास के दायरे में कोई कैद नहीं कर सकता। एएसआई की रिपोर्ट बहुत कुछ उदाहरण प्रस्तुत करता है। काशी विश्वनाथ धाम में, ज्ञानवापी में एएसआई की रिपोर्ट सामने आ रही है। एएसआई की रिपोर्ट क्या बताती है? बहुत कुछ आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है। एएसआई रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर के स्तंभों और पहले से मौजूद मंदिर के कुछ हिस्सों का उपयोग कर मस्जिद बनाया गया था। वहां पहले मंदिर मौजूद था। फिलहाल पूरा मामला कोर्ट में है और इस पर अभी सुनवाई चल रही है। और श्वेता, आप तो रामनगरी अयोध्या में रहकर आई हैं, काफी वक्त आपने बिताया है, आपने देखा लोगों में कितना गजब का उत्साह है। बिल्कुल, अभी भी देखिए कितनी भारी संख्या में श्रद्धालु जो है दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं श्वेता। बिल्कुल, लाखों की संख्या में रोजाना वहां रामलला के दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन अब साधु संतों ने श्री कृष्ण जन्मभूमि को भी मुक्त कराने का संकल्प लिया है। बिल्कुल, वृंदावन के बालाजी धाम में धर्म रक्षा संघ के बैनर तले संत जो है वो इकट्ठा हुए हैं और अब एक तरीके से ऐलान कर दिया है, क्योंकि अब मथुरा की मांग जो है वो तेज होने लगी है। खासकर अयोध्या में राम जन्मभूमि में जब मंदिर बन चुका है, रामलला विराजमान हो गए, तो इसको देखते हुए रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए सर। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब मथुरा में भी श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति अभियान का शंखनाद हो चुका है। वृंदावन के बालाजी धाम में धर्म रक्षा संघ के बैनर तले संत एकजुट हुए और कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने की मांग की। हमारा एक ही विषय है कि जिस प्रकार से अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से बना है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भगवान का भव्य मंदिर बने और हम देश में ही नहीं अपितु देश विदेश जहां भी हमारे सनातनी धर्म के भाई बहन हैं जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, हम सबको एकत्र करेंगे और केवल हमारी एक ही मांग रहेगी कि भगवान श्री कृष्ण का मथुरा में जन्मभूमि पर और भव्य मंदिर बने और केवल श्री कृष्ण के ही जयकारे वहां लगते रहें। साधु संतों ने कहा कि अगले 5 साल में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति अभियान को संकल्प को पूरा किया जाएगा। श्री कृष्ण भगवान की जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए एक प्रण लिया है, संकल्प लिया है और सभी संतों के सानिध्य में इस संकल्प को आने वाले 5 सालों में हमें पूर्ण करना है। उस प्रकार की योजनाएं सभी संतों के आशीर्वाद से धर्म रक्षा संघ के कार्यकर्ता बनाएंगे।
आपको बता दें कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के विवाद का केस कोर्ट में चल रहा है। जो खबर मिल रही है कि सीतापुर में यहाँ सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी की एक सभा चल रही थी और सभा के दौरान ही किस तरीके से हादसा हुआ। दरअसल मंच पे कई बार ऐसा होता है जब सभा के दौरान ज्यादा लोग श्रोता जो है वो बैठ जाते हैं और मंच भरभरा कर गिर जाती है। कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ। हालांकि मंच का पिछला हिस्सा गिरा तो जो लोग पीछे बैठे थे वो गिर गए, लेकिन ओपी राजभर क्योंकि मंच के अगले हिस्से में बैठे थे इसलिए वो बच गए। क्या वहां पर हालात बने, देखिए रिपोर्ट में। आपका फोन क्यों काट देते हैं? क्या था, उत्तर प्रदेश के सीतापुर में सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी की सभा थी जहां एसबी प्रमुख ओपी राजभर भी यहां मौजूद थे, बाकी नेता भी मंच पर मौजूद थे। तभी मंच का पीछे का जो हिस्सा है वो अचानक देखिए कैसे नीचे गिर जाता है। पीछे की तरफ बैठे नेता मंच से नीचे गिर गए, हालांकि खुद राजभर बार बार बच गए, वो मंच पर आगे की तरफ बैठे थे। श्वेता, तो इन दिनों पहाड़ों में जो बर्फबारी का दौर शुरू हुआ है, न सिर्फ जो सैलानी पहुंच रहे हैं उनके चेहरे खिले हुए हैं, व्यापारी भी खुश हैं और जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं वो मन को मोह लेने वाली। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में भी इसी वादियों में खूबसूरती बिखरी हुई है, जहां तक निगाह जाती है ऐसे लगता है बर्फ की सफेद चादर में वादियां लिपटी हुई हैं। सैलानियों के चेहरे भी खिल गए हैं इस बर्फबारी के बाद। रौनक कैसे बढ़ गई है वादियों में, देखिए रिपोर्ट में। धरती के स्वर्ग यानी कश्मीर का गुलमर्ग बर्फबारी के बाद बेहद खूबसूरत हो गया है। घाटी बर्फ की चादर से ढक गई है। जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। बर्फबारी से पहाड़ी चमक रही है। गुलमर्ग सैलानियों की फिजा से गुलजार हो गया है। गुलमर्ग में जारी बर्फबारी की 4 तस्वीरें देखिए। दूर दूर तक बर्फ की सफेद चादर बिछी है। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा के ऊपरी इलाकों में साधना दर्रा, फरकियांग गली, मछली की जेल गली और कामकड़ी में बर्फबारी जारी है। बर्फबारी के बाद गुलमर्ग में पारा -3.7 के नीचे पहुंच गया है। स्नोफॉल नहीं होने से घाटी में सूखे जैसी स्थिति बनती जा रही है। सैलानी भी कम नजर आ रहे थे और सेब की बागानी पर भी बुरा असर पड़ रहा था, लेकिन बर्फबारी शुरू होने से घाटी के लोगों की आस जग गई है। सूखे मैदान से पड़े गुलमर्ग में जमकर बर्फबारी हुई। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में ठिठुरन और बढ़ सकती है। मन की बात कार्यक्रम कह सकते हैं साल का पहला मन की बात कार्यक्रम था और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो चर्चा करने वाले हैं, वो भी उन विद्यार्थियों से, उनके पेरेंट्स से जो 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाले हैं। और जब भी पीएम इस तरह से बातचीत करते हैं श्वेता, हौसला अफजाई होती है स्टूडेंट्स की भी और पेरेंट्स को भी वो समझाते हैं कि इतना ज्यादा प्रेशर स्टूडेंट्स पर मत डालें। बिल्कुल, और हर साल परीक्षा के पहले प्रधानमंत्री ये चर्चा छात्रों के साथ करते हैं, उन्हें मंत्र देते हैं कि कैसे परीक्षा के दिनों में वो खुद को खुश रख सकते हैं, ज्यादा परेशान नहीं हो। इसको लेकर आज दिल्ली के मंडपम में वो बड़ी संख्या में छात्रों से सीधा संवाद करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर छात्रों को परीक्षा को लेकर होने वाले तनाव और घबराहट को दूर करने के लिए परीक्षा पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इसके जरिए न सिर्फ देश के छात्रों से सीधा संवाद करेंगे, बल्कि परीक्षा को लेकर वो तनाव में न रहे इसके लिए भी कुछ टिप्स देंगे। इस बार परीक्षा पे चर्चा के लिए 2 करोड़ से ज्यादा छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। प्रधानमंत्री जी की वार्ता बच्चों से, वो सिर्फ 3000 बच्चे तो उनके सामने ही रहेंगे भारत मंडपम में, लेकिन लाखों बच्चे देश की विभिन्न स्कूल्स में विभिन्न पॉइंट्स पे उनके साथ डिजिटली जुड़े रहेंगे और ये परंपरा धीरे धीरे एक जन आंदोलन की रूप लिया है। इस बार तो 2 करोड़ 25 लाख बच्चे और पेरेंट्स और टीचर परीक्षा पे चर्चा की इस मास मूवमेंट में रजिस्ट्रेशन किया है, ऑफिशियली पार्टिसिपेट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में छात्रों, शिक्षकों व अभिभावकों से परीक्षा व शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी तमाम चुनौतियों पर बातचीत करेंगे और उन चुनौतियों से निपटने के लिए गुरु मंत्र देंगे। इस बार प्रधानमंत्री मोदी का परीक्षा पर चर्चा का कार्यक्रम भारत मंडपम में रखा गया है। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी छात्रों से संवाद करेंगे। प्रोग्राम में 3000 छात्र प्रधानमंत्री से सीधे संवाद कर सकेंगे। डिजिटल माध्यम से देश भर के छात्र इनसे जुड़ेंगे। शिक्षा मंत्रालय पीएमओ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा के लिए वे बेहद उत्साहित हैं।
और चलिए